आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो भारतीय राजनीति के सबसे रहस्यमय किरदारों में से एक की कहानी है। ये कहानी है संजय जोशी की, संघ का वो चेहरा जिसने जमीन पर संगठन खड़ा किया पर कैमरों से हमेशा दूर रहा, जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए दिन रात एक कर दिया और अंत में उन्हें ही साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब खबरें हैं कि संजय जोशी फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी, बचपन से लेकर मोदी के साथ रिश्तों तक और उस मोड़ तक जहां से दुश्मनी की शुरुआत हुई। भाग 1, बचपन और प्रारंभिक जीवन। संजय जोशी का जन्म 1962 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। नागपुर सिर्फ उनका घर नहीं था बल्कि आरएसएस का गढ़ भी था। पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से शांत, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नागपुर से विश्वेश्वरैया कॉलेज से की। इंजीनियर बन सकते थे लेकिन दिल तो राष्ट्र सेवा में लगा था। कॉलेज के दिनों से ही वो संघ की शाखा से नियमित भाग लेने लगे थे। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र की हवा फिर से बहने लगी थी और युवाओं में राष्ट्रवाद चरम पर था। भाग 2, संघ की शुरुआत। आरएसएस में संजय जोशी एक प्रचारक के रूप में शामिल हुए। उनकी कार्यशैली अनुशासित, शांत और परिणाम आधारित थी। किसी को शो ऑफ नहीं करते थे। उन्हें 1980 के दशक में गुजरात भेजा गया, जहां उन्होंने एबीवीपी और बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात उनके लिए कर्मभूमि थी, जहां उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की। वे नेताओं को नहीं, कार्यकर्ताओं को तैयार करते थे। संघ में उनकी छवि एक करने वाले व्यक्ति के रूप में थी। भाग 3, बीजेपी में जिम्मेदारी। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बुलाया गया। गुजरात बीजेपी में वे संगठन मंत्री बने। नरेंद्र मोदी उस समय पार्टी के महासचिव थे। संजय जोशी और मोदी मिलकर पार्टी को खड़ा कर रहे थे, लेकिन जोशी का तरीका था जमीनी, मोदी का तरीका था रणनीतिक और मीडिया फ्रेंडली। दोनों साथ काम करते थे, लेकिन मतभेद धीरे धीरे गहराने लगे। भाग 4, मोदी बनाम जोशी की शुरुआत। 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो संजय जोशी इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं थे। संघ के कई वरिष्ठों को भी लगता था कि मोदी संगठन के बजाय प्रशासन में कमजोर हो सकते हैं। हालांकि मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ अदृश्य टकराव। मोदी को लगता था कि संजय जोशी संघ में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं संजय जोशी को लगता था कि मोदी धीरे धीरे संगठन को हाशिए पर धकेल रहे हैं। भाग 5, कांड जिसने सब कुछ बदल दिया। 2005 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के ठीक पहले एक एमएमएस कांड आया। उसमें एक शख्स को आपत्तिजनक हालत में दिखाया गया और दावा किया गया कि वो संजय जोशी हैं। बिना किसी जांच के संजय जोशी से इस्तीफा ले लिया गया। बाद में तकनीकी जांच में पता लगा वो वीडियो फर्जी था, पर तब तक नुकसान हो चुका था। संघ जानता था कि हमला किसी अंदरूनी व्यक्ति का था और संजय जोशी का नाम धीरे धीरे पार्टी से मिटाया जाने लगा। भाग 6, संघ का विश्वास फिर भी बना रहा। मोदी के सत्ता में आते ही जोशी पूरी तरह साइडलाइन हो चुके थे, लेकिन संघ का भरोसा उन पर बना हुआ था। वे पार्टी के बाहर थे, पर संघ के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे। 2012 में नरेंद्र मोदी को गोवा पार्टी में कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया गया। उन्होंने साफ कर दिया कि वे तब तक नहीं आएंगे जब तक जोशी पार्टी में है। नतीजा, जोशी को फिर से हटाया गया। इससे संघ के अंदर भी खलबली मच गई। कई पुराने प्रचारक चुपचाप नाराज थे। भाग 7, मोदी का डर, जोशी का नाम। संजय जोशी का नाम आज भी भाजपा के कई नेताओं के लिए उम्मीद की किरण है, विशेष रूप से वो जो मोदी शाह की जड़ों से असहमत है। 2020 के बाद जोशी की कुछ तस्वीरें सार्वजनिक होने लगी, कभी दिल्ली में, कभी नागपुर में। हाल ही में उनका जन्मदिन गोपनीय तरीके से मनाया गया, जिसमें कई बड़े नेता चुपचाप शामिल हुए। और फिर 2025 में खबर आई, संजय जोशी ने मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। माहौल एकदम गर्म हो गया। भाग 8, क्या संजय जोशी लौटेंगे? सूत्रों की माने तो अब संजय जोशी फिर से सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। ये वो दौर है जब भाजपा को संगठनात्मक तौर पर फिर से खड़ा करने की जरूरत है और आरएसएस अब सीधे दखल देना चाहता है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना बिना अमित शाह की पसंद से इसी नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। संजय जोशी की वापसी का मतलब है अमित शाह की ताकत में कटौती और मोदी की रणनीति में संतुलन। भाग 9, अंत नहीं शुरुआत है। संजय जोशी का जीवन सादा है पर योगदान गहरा। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी ट्विटर ट्रेंड नहीं किया, पर पार्टी को खड़ा किया। उनका नाम आज भी कार्यकर्ताओं में प्रेरणा है। अगर वे लौटते हैं तो भाजपा की रणनीति एक नए मोड़ पर होगी। जो नेतृत्व आज सिर्फ जीत पर केंद्रित है, शायद फिर से विचारधारा की ओर लौटेगा। तो दोस्तों, ये थी आरएसएस के उस सच्चे सिपाही की कहानी जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, संजय जोशी। क्या वो फिर से लौटेंगे? क्या भाजपा फिर से संतुलित होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, पर इतना तो तय है कि संजय जोशी का नाम मिटाया नहीं जा सकता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप संजय जोशी की वापसी चाहते हैं?
कि कोई पेंच है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फंसा हुआ है। और वो पेंच इस तरह से फंसा हुआ है कि बीजेपी की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। ना वो आरएसएस के प्रस्ताव को निगल सकती है और ना वो बाहर उगल सकती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों जब बहुत बदनामी हो गई, बहुत सारी थू-थू हो गई संघ के बीच में, तब जाकर के अभी चंद रोज पहले हमने चर्चा की थी, आपको अगर याद हो तो नागपुर गए और संघ के साथ बैठक हुई, उनके मोहन भागवत जी के साथ बैठक हुई। लेकिन पहली बात तो ये है कि तब तक काफी देर हो चुकी थी और संघ लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनको ये बार-बार संदेश दे रहा था अप्रत्यक्ष रूप से कि आप अपने अंदर झांक के देखो। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के भीतर झांक के देखे, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं थे। तो अब इतनी देर हो चुकी है कि मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। तो ये कुछ स्थिति हो गई है। अब देखिए, कारण कुछ भी हो, मामला तो अटका हुआ है कि संजय जोशी, जिनका कि नाम आपने लिया, यहाँ से जो नाम दिए जा रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान के हैं। तो 2 नाम ये हैं और एक नाम मध्यमार्गी जो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के शिखर नेता इस पे सहमत होंगे, वो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। संघ तो सहमत हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे सहमत होंगे कि नहीं, उनके नाम पर ये मुश्किल है। लेकिन संजय जोशी अगर जो है का नाम आता है, तो दूसरे ना ये एक पेंच है कि एक दांव चल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि चलो संजय जोशी नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को हम पसंद कर सकते हैं। संजय जोशी के नाम पर सहमत होना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन है, आसान नहीं है। और न केवल नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए भी। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, संगठन में प्रधानमंत्री गुजरात से, अमित शाह नंबर 2 ताकतवर गृह मंत्री गुजरात से, तीसरा अगर संजय जोशी आते हैं तो वो भी गुजरात से। तो ये जो इसका संदेश जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में बहुत भारी पड़ेगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी चीज देखिए, सियासत में कितनी दिलचस्प होती है विनीता, कि उसमें छवि जो है, इमेज या जो साख है, उसकी चिंता नहीं की जाती। अन्यथा जेपी नड्डा साहब को ये लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन एक कोई अदृश्य ताकत दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ऊपर है। अब कौन एक्सटेंशन दे रहे हैं, देखिए, उन्होंने पहले तो ऊटपटांग से बयान दिए, तो उसके लिए वो एक तरह से जिम्मेदार हैं। दूसरा, उन बयानों की वजह से संघ नाराज हुआ। तीसरा, उन बयानों के कारण पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाई। बैसाखियों पर सरकार चल रही है, जो कि 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। अपने दम पर पार्टी अब बहुमत पर आई थी। तो तीसरा, अब चौथा ठीकरा भी जेपी नड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक पूरा पार्टी का जो संगठन का जो चुनाव का जो ढांचा है, मैं आपको बता दूं कि ये सब सारे प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उसके बाद कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं, फिर प्रदेशों में तमाम जो वो चुनाव होने हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो तय ये था कि फरवरी में तक 18 चुनाव करा लिए जाएंगे और अभी तक बमुश्किल, जो मेरी जानकारी है, कुछ दिन पहले की जानकारी है, 12 चुनाव हो पाए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी, जहां जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मुद्रा में रहती है, उस समय पर अपने चुनाव नहीं करा पा रही है। कितने ताज्जुब की बात है, अंदर के चुनाव।
और नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर और अमित शाह जैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभा मंडल होते हुए, तो अब ये ठीक रहा। फिर जेपी नड्डा के सिर पे आने वाला है कि पार्टी के चुनाव नहीं हुए, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं हुए, अन्य जो निर्वाचक मंडल के जो और बाकी सारी जो औपचारिकताएं होती हैं वो अभी नहीं हुई, तो देर क्यों हुई? तो फिर इसमें ये है कि भाई देखिए, अब एक आपको उदाहरण बताऊं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां केंद्र पार्टी से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। अरे तो पार्टी के पर्यवेक्षक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करता है, सारे चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष कराता है। तो यानी यहां भी जेपी नड्डा फ्लॉप रहे हैं, असफल रहे हैं। अब इसके बाद भी उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो जाहिर है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई ना कोई बहुत गहरा पेंच है, और एक पेंच का जिक्र तो मैंने आपको कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।